नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के लिए स्पेशल असेसमेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड के तहत 615 करोड़ रुपए में 365 करोड़ पहली किस्त जारी हो चुकी है। वित्त सचिव ने सभी विभागों को हिदायत दी कि मार्च से पहले दूसरी किस्त आनी है, इसलिए सभी समय से अपने यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा कर दें। उत्तराखंड वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि उत्तराखंड राज्य को केंद्र से SAS फॉर स्टेट स्कीम के तहत जारी होने वाले 615 करोड़ में से 365 करोड़ की पहली किस्त राज्य सरकार को मिल गई। यह फंड मार्च से पहले पूरा खत्म करना है, इसलिए सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वो समय से अपने यूटिलिटी सर्टिफिकेट जमा करवाएं और इस फंड का समय से सदुपयोग किया जाए। जो है राज्य सरकार का, भारत सरकार का मुख्य फोकस हमेशा यही रहता है कि हम लोग कैपिटल की जो स्कीम्स है जिसमें हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और जिसमें हम लोगों को जो लोगों को फिजिकली सुख सुविधा जो देते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी है और बहुत सारी इस तरीके की जो अवस्थापना की सुविधाओं का विकास हम लोग कैपिटल के फंड से करते रहते हैं। और इसमें हमेशा काफी सारे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप रहते हैं और उसमें धनराशि को धनराशि के लिए आवश्यक प्राविधान करना ये मुख्यतः वित्त विभाग का काम रहता है और यही भारत सरकार का भी वित्त विभाग करता रहता है। विशेषकर हम लोगों को जब जीएसटी से हम लोगों का जो कॉम्पेंसेशन मिलता था, वो कॉम्पेंसेशन मिलना जब से बंद हुआ है तब सभी राज्यों ने भारत सरकार से एक अनुरोध किया हुआ था कि चूंकि हम लोगों की फंडिंग एक तरीके से उस हिसाब से कम हुई है, क्योंकि हम लोग कंज्यूमिंग राज्य नहीं है, तो हम लोगों के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन दे दिया जाए। तो भारत सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक स्कीम बनाई है जो SSCI के नाम है, जो स्टेट के लिए स्पेशल असिस्टेंस दिया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, SSCI कहते हैं। तो वहीं दावी सरकार यानी प्रदेश सरकार ने अंत्योदय योजना को एक बार फिर बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस योजना को 2027 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का यह कहना है कि अंत्योदय का दर्शन जनसंख्या के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय का ही था और उन्हीं के दर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम करती है। देखिए, अंत्योदय का दर्शन और अंतिम व्यक्ति तक, जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास पहुंचे, इस पर जनसंघ के संस्थापक, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने विचार किया था। उनके इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, तमाम योजनाएं लेकर के आती हैं और जो अंत्योदय का जो विकास करना है उस पर हम काम कर रहे हैं। चाहे दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण हो या दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर अच्छे पार्क बनाने हो या दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम पर अब जिस प्रकार से सरकार ने 3 सिलेंडर वाली योजना चलाई है, निश्चित रूप से ये गरीबों के लिए, अंत्योदय के लिए, जो अंतिम व्यक्ति पायदान में खड़ा है व्यक्ति, उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण योजना ये होगी। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा और हम उनको मुख्य धारा में ला सके, मुख्य धारा के साथ, समाज के साथ उनको जोड़ करके उनका योगदान ले सके। इस पर सरकार काम कर रही है और ये योजना अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें निभाएगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 16 सितंबर को कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को जो सौगात दी गई थी, 10 दिन के भीतर मुख्यमंत्री धामी की घोषणा का शासनादेश भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी के द्वारा अपने जन्मदिन पर प्रदेश में कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी गई थी, जिसका शासनादेश भी अब जारी हो गया है। प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले इसे एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% कम हो जाएगा। तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% कम हो जाएगा। यानी कि सीधे तरीके से देखें तो जो उपभोक्ता कम बिजली खर्च करते हैं उनका बिजली का बजट आधा होने वाला है। और निश्चित रूप से इसमें भी हमारे उन
गरीब लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये भी मैंने जैसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, सोच है, गरीब लोगों को क्या हम अच्छा उनके लिए कर सकते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी के कारण कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि भाजपा निकाय चुनाव कराने से डर रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस को जवाब देते हुए यानी पलटवार करते हुए यह कहा कि भाजपा चुनाव कराने से डर नहीं रही है, क्योंकि भाजपा ने राज्य में विकास का काम किया। राज्य की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। डर तो उन्हें लगता है जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं। अमेरिका जब जाते हैं तो झूठा प्रचार कर अमेरिका में भारत को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। हम देश के सच्चे सिपाही, इसलिए हम चुनाव से डरने वाले नहीं हैं। ने कहा, चुनाव के लिए भी मैंने बताया, चुनाव के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं डरती क्योंकि हमारे पास एक व्यापक समर्थन जनता का है। हमारे पास देवतुल्य कार्यकर्ता है। हमने विकास कार्य किया है, हमारी प्रदेश सरकार ने भी, मोदी सरकार ने भी। तो डरना किस बात से? डर तो उन्हें होगा ना जो भ्रामक प्रचार करके राजनीति करते हैं, झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। अमेरिका में जाए तो आप झूठ और भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। बदनाम जो हमारे देश के अंदर आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे जिन्होंने झूठा प्रचार किया, डर तो उनको लगेगा। हमें किस बात का डर लगेगा? हम तो सच्चे साफ लोग हैं, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बद्रीनाथ से बड़ी खबर आपको बता दें कि पटरी पर चारधाम की यात्रा वापस लौट आई है। तो बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। एक बार फिर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। तो बद्रीनाथ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है और श्रद्धालुओं की जो कतारें हैं वो फिर से लंबी होनी शुरू हो गई हैं। तो भीड़ जो है वो लगातार बढ़ना एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वो बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर से पटरी पर आ चुकी है जो बद्रीनाथ की यात्रा थी, चारधाम यात्रा थी, वो एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, एक बार फिर से कुछ ऐसी ही रौनक, ऐसा ही मंजर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो लंबे लंबे कतारें हैं, वो एक बार फिर से लगना शुरू हो गई हैं। यानी कि जो हजारों की संख्या में जो भीड़ होती थी वो एक बार फिर से दिखना शुरू हो गया। तो श्रद्धालुओं में तो बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से उमड़ रही है और जो चारधाम की यात्रा थी वो फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यात्री एक बार फिर से चारधाम यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। और तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। टिहरी से बड़ी खबर हम आपको बता दें कि झाला नाला के ऊपर बादल फटा है। लगभग 100 से 150 मीटर ऊपर बादल फटा है और बूढ़ा केदार क्षेत्र में आज रात को भारी बारिश हुई और बूढ़ा केदार पिंसवांड मार्ग को नुकसान भी हुआ है। तो बारिश से पीएमजीएसवाई की पुनर्निर्माण रोड को नुकसान पहुंचा है, पोकलेन मशीन को भी नुकसान पहुंचा है और झाला तक रोड जो है वो टूट गई है। बूढ़ा केदार से झाला रोड तक पूरी तरीके से रोड टूट चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं टिहरी से। तो बूढ़ा केदार से झाला रोड तक बादल फटने से सड़क का जो मार्ग है वो बाधित हो गया और टूट गया। तो वहीं मसूरी में देर रात को हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी के घंटा घर के पास राजमंडी में भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया। भूस्खलन के बाद मलबा घर में घुस गया और दूसरी ओर मसूरी खेत वाला जाने वाला रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आने से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों को भारी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा जेसीबी से सड़क पर आए मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन रास्ता खुलने में समय लगेगा।
तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव के औरंगाबाद गांव में स्थित योग ग्राम के बाहर ग्रामीण गेट पर धरने पर बैठ गए। पिछले दिनों बाबा रामदेव के योग ग्राम की बस से औरंगाबाद गांव के युवक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीण मृतक के शव को गेट के सामने रखकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बाबा ने अपने रसूख के चलते न तो FIR दर्ज होने दी और न ही मृतक परिवार को कोई मुआवजा दिया है, जिससे गुस्साए ग्रामीण शव को लेकर योग ग्राम के गेट के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां मंगलौर कोतवाली के आमखेड़ी गांव में हुए खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है, जिसमें लाठी डंडे और धारदार हथियार खूब चल रहे हैं। एक की मौके पर ही इस पूरे मारपीट में उसकी मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो वहीं कोटद्वार में बंदरों के आतंक से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। बंदरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए लोगों ने आज नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई। भावर क्षेत्र की महिलाओं ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। किशनपुरी, दुर्गापुरी और झंडी चौड़ से आई महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र के बंदरों के आतंक के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बंदरों के आतंक से परेशान भावर क्षेत्र के लोगों ने नगर आयुक्त के समक्ष अपनी समस्याएं रखी और भावर के क्षेत्रवासी लगभग खेती किसानी पर ही आश्रित है, यानी कि खेती बाड़ी का ही उनके पास एक रास्ता है। बंदर खेती को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने से लेकर बाजार आने जाने में भी परेशानियां हो रही हैं। नगर आयुक्त वैभव गुप्ता ने भी बताया कि हमारे द्वारा 20 से 25 बंदर पकड़े गए थे और पकड़े गए बंदरों को चिड़ियापुर रेंज में छोड़ने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन वन विभाग की NOC न मिलने के कारण निगम की गाड़ी वापस भेज दी गई। बंदर ये जानवरों के मुद्दे को लेके आए हैं, जिन्होंने बंदरों ने बड़ा आतंक मचा रखा है। मेरे को तो मैं सुबह घूमने जाती हूँ, सुबह उन्होंने बंदर ने मेरे को गिराया, जो जगह क्रैक हो रही कमर में। 2 महीने से इलाज चल रहा है। दिल्ली गई थी इलाज कराने के लिए, लेकिन अभी ना खड़ी हो सकती हूँ, ना ज्यादा देर बैठा जाता है, ना ज्यादा देर लेटा जाता है। और सरकार से ये दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इन बंदरों को या जानवरों को जो भी है इनको कहीं बंद कर दिया जाए। तो यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दुष्कर्म के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकेश बोरा 23 दिन बाद पुलिस की गिरफ्त में आए। नैनीताल पुलिस उत्तर प्रदेश के रामपुर से मुकेश बोरा को गिरफ्तार किया गया। मुकेश बोरा और उसके ड्राइवर कमल बेलवाल के खिलाफ महिला कर्मी ने 1 सितंबर को लाल कुआं कोतवाली में दुष्कर्म का आरोप लगाया था। अस्थायी नौकरी का वादा कर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला की 12 साल की बेटी से भी छेड़छाड़ का आरोप लगा है। कई बड़े अधिकारियों पर मुकेश बोरा को भगाने का आरोप। सूत्रों की मानी जाए तो प्रॉपर्टी डीलर और भीमताल के निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष ने आरोपी मुकेश बोरा के लिए टैक्सी कराई थी और परिवहन के अधिकारी ने मुकेश बोरा को भगाने में मदद की थी। तो वहीं बीजेपी नेता मुकेश बोरा रामपुर से फिलहाल अब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बीजेपी नेता मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हो चुकी है। 23 दिन बाद धरपकड़ और कड़ी मशक्कत के बाद मुकेश बोरा को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 सितंबर को मुकेश बोरा के आवास पर कुर्की का नोटिस भेजा गया और 13 सितंबर को गिरफ्तारी पर स्टे के बाद उत्तराखंड लौटा और 17 सितंबर को यानी सितंबर को मुकेश बोरा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हम आपको डेट वाइज बता रहे हैं क्या हुआ। 18 सितंबर को हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से रोक संबंधी याचिका यानी एंटीसिपेटरी बेल वो एंटीसिपेटरी जो बेल था वो खारिज हो गया। 19 सितंबर को मुकेश बोरा और 2 साथी के घर पर
नोटिस चस्पा की गई। 21 सितंबर को आरोपी मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत भी खारिज हो गई और कल जो है वो मुकेश बोरा की रामपुर से गिरफ्तारी हुई। तो बीजेपी नेता मुकेश बोरा की गिरफ्तारी हुई। 23 दिन बाद पुलिस ने एक लंबी धरपकड़, एक लंबी खोजबीन के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 11 सितंबर को मुकेश बोरा के आवास पर कुर्की का नोटिस भेजा गया और 13 सितंबर को यानी 13 सितंबर को गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के बाद वो उत्तराखंड लौटा। 17 सितंबर को मुकेश बोरा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और 18 सितंबर को हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से रोक संबंधी याचिका वो खारिज की गई, यानी कि गिरफ्तार करना है। 19 सितंबर को मुकेश बोरा और उसके 2 साथी के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। 21 सितंबर को आरोपी मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई और कल जो है वो मुकेश बोरा को रामपुर से इसकी गिरफ्तारी की गई। तो ये मुकेश बोरा के मामले में क्या कुछ हुआ डेट वाइज हमने आपको बताया और 23 दिन बाद फाइनली गिरफ्तार किया गया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज फिर उधम सिंह नगर पुलिस ने एक मुठभेड़ में लूटकांड के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश को गोली लगने की वजह से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि बीते एक दिन पहले ही पुलिस ने एक मुठभेड़ में जसपुर में 14 सितंबर को हुए लूटकांड के 2 आरोपियों को घेर लिया था। बाइक सवार बदमाश जंगल की ओर भाग गए थे और पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायरिंग की और एक बदमाश जिसका नाम दिलशाद है उसे वो घायल हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उस पर हत्या, किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में कल रात एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। उस अभियुक्त की पहचान साजिद के रूप में की गई और उसके बारे में यह जानकारी प्राप्त हुई कि वह कुंडा थाना क्षेत्र के किसी गांव में रुका हुआ है और मिस्सरवाला से बेतवाला के रास्ते में के होते हुए वह उत्तर प्रदेश की तरफ भागने में उस विषय पर उस रास्ते में चेकिंग के लिए पुलिस लगाई गई और चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि एक साजिद नाम का व्यक्ति अपने एक और साथी के साथ मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश भागने की फिराक में है। पुलिस के द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया या नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में इसे भी गोली लगी और अभी इसे अस्पताल ले आया गया। पूछताछ से यह ज्ञात हुआ कि अभी 14 तारीख की लूट की घटना जो जसपुर थाना क्षेत्र में हुई है उसमें यह शामिल था और उस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रुड़की से है, जहां कार और बाइक की भीषण टक्कर के मामले में एक बार फिर से 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि इस मारपीट की घटना में दोनों पक्ष के 4 लोग घायल बताए गए हैं। घायलों में से एक की हालत तो नाजुक बताते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं कालाढूंगी तहसील के कोटाबाग क्षेत्र में लगभग 6 गांव में पिछले एक हफ्ते से पीने के पानी के लिए लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बैलपड़ाव ओवरहेड टैंक की मोटर में आए दिन समस्या आती रहती है। ग्रामीण महिलाओं ने भी ओवरहेड टैंक के पास एकत्र जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। जल संस्थान के अपर अभियंता ने बताया कि यथाशीघ्र ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और ग्रामीणों ने कहा कि जल संस्थान द्वारा एक घर में 4 टोटी दिखाकर बिलों में बढ़ोतरी की गई। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के इस मौसम में मलेरिया, डायरिया, डेंगू आदि रोग फैल रहे हैं और लोगों को नहर का गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने आगे ये भी कहा कि विभाग द्वारा जल्द ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। ग्राम सभा बैरपाव के अंदर ये पानी की दिक्कत बार बार आ रही है। हर 2 महीने में, महीने 2 महीने में ट्यूबवेल का फूकना यहाँ का एक सिस्टम जैसा बन गया है, जो कि जिससे जनता परेशान है, क्योंकि उन्हें समय पर पानी नहीं मिल पा रहा और बिल का तो पेमेंट कर ही रहे लोग। तो इसका निदान किया जाए। इसका निदान एक तो इसको दूसरे ट्यूबवेल से जोड़ा जाए, एक निदान तो ये है। दूसरा यहाँ पर टर्बो लगाया जाए, जिससे ये फूकने वाली समस्या खत्म हो जाएगी, तो पानी का लगातार चलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि टर्बो लगाना और सही ढंग से देखभाल का होना। तो वहीं उत्तराखंड महिला आयोग राज्य में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर पुलिस के साथ मिलकर जन जागरूक कार्यक्रम चलाने को लेकर मंथन कर रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में जहां पर शिक्षा का अभाव है, वहां इस तरीके की घटनाएं ज्यादातर देखने को मिल रही हैं। इसलिए ऐसी जगहों पर पुलिस को ज्यादा अलर्ट मोड में काम करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल आयोग और पुलिस का तो आपस में समन्वय बना रहता है और हर केस में ज्यादातर मैं लगती हूँ कि मेरा खुद का डिस्कस होता रहता है पुलिस से। और बहुत सारे तो हमने जो आयोग के पास आते हैं उनका निस्तारण भी हम करवाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि रात तक टेलीफोन आते हैं मुझे कि आज ये बेटी चली गई है, तो उसमें मैं संबंधित जो भी जिला होता है वहाँ के एसएसपी से बात करती हूँ और बहुत हम बेटियों को हम वापस लाए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज विभिन्न माध्यमों से बच्चे हमारे भटक जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, और भी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गाँव में चले जाते हैं और फेरी के रूप में जाते हैं, वो जाते हैं तो उनकी पहचान नहीं हो पाती है। और हमारे जो पहाड़ की महिलाएं होती है, भोली वाली होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने उसमें बहला फुसला के उन्हें ले जाते हैं। तो इसको कैसी रोकथाम है, इससे सरकार भी इसमें काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी बिल्कुल महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है और उत्तराखंड राज्य महिला एक पूरी तरह से महिलाओं के साथ खड़ा है कि किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखें। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।